क्या संघ के निष्क्रिय होने से ऐसा हुआ? एकाएक ऐसा क्या हुआ कि असंभव महाराष्ट्र में ऐसा परिणाम हो गया जिस सदमे से अभी तक राहुल गांधी और विपक्ष उबर नहीं पाया? तो यहाँ आपने अनुभव क्या किया? इन क्षेत्रों में तो प्रशांत किशोर लगातार जमीन पर घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो जरा आपने माहौल क्या दिखा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप ही की तरह कुछ लोग सीमांचल में घूम रहे हैं। तो ना पप्पू उनके यादव साथ कोई छुआछूत के वो शिकार रहे, ना पढ़ने लिखने में वो पीछे रहे। आज भी देखिए राजेंद्र यादव से लेकर योगेंद्र यादव तक, हाँ, और पार्टी में कही तो भूपेंद्र यादव तक, सब बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित नाम है। उसमें मैक्सिमम लोग जो ठेकेदार हैं वो सब के सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये शराब घोटाले में भी हुआ, ये इसमें भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को यही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार। 400 पार का सपना देखते देखते कई बार ये भ्रम होता था कि क्या अटल जी वाला दौर इंडिया साइनिंग वाली स्थिति नहीं हो जाएगी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल जी वापस नहीं आएंगे। कांग्रेस भी एक कल्पना नहीं कर पा रही थी कि सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। वैसे बनी भी महज 142 सांसदों के साथ। 240 की संख्या 99 से कम नजर आने लगी। सोचिए, 142 सीट पाकर के कांग्रेस सत्ता न सिर्फ हासिल कर पाई, बल्कि उसने आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा लूट की सत्ता रही। मात्र 142 सीट पाकर, और जब 240 सीट भाजपा पाई, जो कुल जमा 3 बार के कांग्रेस की सीट से भी ज्यादा थी, फिर भी नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार गए। बैसाखी के बल पर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के बल पे। ये भ्रम कुछ दिन बना रहा, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने, जिसमें किसान पहलवान जवान की आर पर एक षड्यंत्र हुआ, उसे जमीदोज कर गया। महाराष्ट्र के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी और ताकतवर होकर उभरे, और उन्होंने जो वायदा किया था कि तीसरी बार की उनकी सरकार पहली बार से ज्यादा मुखर, ज्यादा शक्तिशाली हो, तो दिल्ली के चुनाव में जीत ने एहसास करा दिया कि क्या 2024 में कहीं कुछ भूल हुई? क्या संघ के निष्क्रिय होने से ऐसा हुआ? एकाएक ऐसा क्या हुआ कि असंभव महाराष्ट्र में ऐसा परिणाम हो गया जिस सदमे से अभी तक राहुल गांधी और विपक्ष उबर नहीं पाया? हरियाणा का वो पूरा इकोसिस्टम उससे हिल गया। लेकिन अब की बारी बिहार की है। बिहार में एक और अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की अहंकार टूट के उन्हें लगा कि जेल जाने से तो लोग जीत जाते हैं। वैसे हेमंत सोरेन तो जीत गए, लेकिन केजरीवाल और उसके पूरे गैंग को औकात बताकर दिल्ली की जनता ने बहुत कुछ संदेश दिया। बिहार में अब की बार अब चुनाव है, पूरी देश की नजर बिहार पर है। बिहार में परिवर्तन का एक बिगुल प्रशांत किशोर लेकर के आए, जमीन पर घूम रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट खूब मेहनत कर रहे हैं। और बिहार को इस पिन पॉइंट को कि अप्रवासी क्यों हुआ, वो बिहार उसे मुद्दा बनाए हुए हैं। उसी बीच एक यूट्यूबर जिसे झाड़ पर चढ़ा दिया बीजेपी ने, उसे तेजस्वी यादव ने अरेस्ट करवा करके उसे नेता होने का गुरूर दे दिया। वैसे नेता होने का गुरूर उसे पहले से था, मैं बात मनीष कश्यप की कर रहा हूं। इन सब के बीच बिहार में हताशा क्या है? बीजेपी कहां है? एनडीए कहां है? कांग्रेस कहां है? इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार से लौट करके वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आशीष अंशु जी हैं। आशीष जमीनी समझ रखते हैं, बहुत बारीकी से एक आम जर्नलिस्ट से हट करके चीजों को समझते हैं, और मोटरसाइकिल से उनकी इच्छा हुई कि वो बिहार का भ्रमण करें। तो अब की बार वो पश्चिमी उत्तरी बिहार घूम करके आए हैं, चप्पे चप्पे घूम कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि आशीष बेहतर समझा पाएंगे जमीन पर। तो सीधे जुड़ते हैं आशीष अंशु से, वो बताएंगे कि उनका अनुभव क्या रहा, क्योंकि वो बहुत गहराई से किसी चीज को भांपते हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे कि बिहार में माहौल क्या है। नमस्कार आशीष, कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल बढ़िया, अच्छा हूँ सर। अच्छा, मोटरसाइकिल से इतनी गर्मी में आपने हिम्मत कैसे की? बिहार में तो और चुभन वाली गर्मी है। जब गर्मी छुट्टी में हम लोग अक्सर बिहार में रहना होता था, इस बार तो नहीं जाना हो पाया, तो बड़ी चुभन वाली गर्मी है। बिहार में तो आमतौर पर कहा जाता है कि लोग बनियान पहन के एक दूसरे के घर चले जाते हैं, इनफैक्ट एक गांव से दूसरे गांव भी चले जाते हैं। तो इतनी गर्मी में आप बिहार में घूमने की इच्छा कहां से आई,
और क्या कुछ देखा, जरा बताइए आप, क्या अनुभव किया बिहार आपने? को बिहार को लेके लंबे समय से ये बात दोस्तों के साथ चल रही थी कि हम एक मेरे सपनों का बिहार ऐसे एक अभियान की शुरुआत करें। वो ठीक है, गर्मी के महीने में शुरुआत हुई, लेकिन ये 3-4 महीने या किसी चुनाव को ध्यान में रखकर ये अभियान शुरू नहीं हुआ है। ये हो सकता है कई सालों तक चलता रहे, और इसकी बड़ी वजह यही थी कि बिहार के लोग आम तौर पे मेरे मैक्सिमम जो मेरे परिचित हैं, वो बिहार से नहीं आते, नॉन बिहारी बैकग्राउंड के लोग हैं। आम तौर पे ये बात बार-बार आती थी सब लोगों से बात करते हुए कि इतनी सक्रियता के बाद अलग-अलग जगहों पे जाना, हाँ, तमाम तरह के सवाल उठाने के बाद आप बिहार के मुद्दों पे क्यों नहीं काम करते? हाँ, बिहार तो आपकी जन्मभूमि है, और बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बिहार पर बात की जाए। सबसे अधिक पत्रकार, जितने बड़े-बड़े पत्रकार हैं आजकल जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो सब बिहार से आते हैं। तो बिहार का मुद्दा हर बार पीछे क्यों रह जाता है? या बिहार के मुद्दों को चुनाव का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? तो बात ठीक लगी, तो एक शुरुआत है ये, और ये लगातार चलता रहेगा। और मैं आपको बताऊँ कि इस बार यात्रा में बहुत सारे के स्टीरियोटाइप हमने जो इमेज बिहार की बना रखी है, वो कई जगह जाके टूटा। हाँ, क्योंकि हुँ, उस तरह से कभी कनेक्ट भी नहीं हुआ था मैं बिहार से, तो बिहार में हुँ। जाकर हाँ, इस बार एक बाहर वाले की नज़र से बिहार को देखा। घर वाले की तरह नहीं, एक बाहर वाले की तरह बिहार को देखने का मौका मिला, और बहुत सारा स्टीरियोटाइप था बिहार को लेके, जो धीरे-धीरे जाके टूटा, और एक नई समझ बनी है वहाँ से लौटने के बाद बिहार को लेके। मनीष जी। आपने क्या किन-किन डिस्ट्रिक्ट की यात्रा की है? कहाँ से कहाँ, कैसे-कैसे गए आप? अ, मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ से छपरा जाना हुआ, छपरा, आरा, बक्सर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? जी, मनीष जी। होम डिस्ट्रिक्ट आपका? मेरा चंपारण है, पश्चिम चंपारण। चंपारण। वहाँ अच्छा, तब से तो आप बहुत बेहतरीन से बेतिया, मतलब चंपारण, जहाँ गांधी जी जी, की कर्म भूमि है। जी। हाँ, तो मैंने जानबूझ के व्यूअर्स से जानने के लिए पूछा कि बेतिया इलाका पूरा जो है वो आपका गृह जिला है। तो आपका हाँ, इंटरेस्ट मैंने वहाँ वहीं भी आके विशेष होगा। समाप्त तो किया इस बताइए बार। कहाँ-कहाँ गए आप? कैसे-कैसे आप तो गए? क्या-क्या अनुभव रहा आपका? छपरा, आरा, हुँ, और बीच में हुँ। विक्रमगंज, जिस दिन मोदी जी का की रैली थी, मैं वहाँ था विक्रमगंज में। और फिर अच्छा, आरा, बक्सर, पटना, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, हाँ, फिर लौट के चंपारण की तरफ, और फिर बेतिया होके फिर वापसी। अच्छा। मतलब करीब-करीब आपने पूरा सिवान और उत्तर और गोपालगंज 2 पश्चिमी जिले बिहार और हैं। आपने यात्रा की। उत्तर और सिवान और पश्चिमी बि गोपालगंज। हाँ, उत्तर और जी, पश्चिमी बिहार आपने पूरा, सीमांचल बिल्कुल। बच गया है आपके लिए, मतलब जो पूर्वी बिहार और जी, सीमांचल हिस्सा वो अलग अलग, उसका कैरेक्टर अलग ही है। जी। तो यहाँ आपने अनुभव क्या किया? इन क्षेत्रों में तो प्रशांत किशोर लगातार जमीन पर घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। तो जरा आपने माहौल क्या दिखा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप ही की तरह कुछ लोग सीमांचल में घूम रहे हैं, कुछ पत्र जो बिहार में ही रह गए हैं, पत्रकार दिल्ली में थे, कुछ लोगों को मैं पोस्ट देखता हूँ, वो सीमांचल घूम रहे हैं। आपको पता होगा सीमांचल जो जी, किशनगंज इलाका है, लगभग 80 टू बिल्कुल, 90% जो है मुसलमान हो चुका है वहाँ पे, बिल्कुल। और इसीलिए ओवैसी ने 4 विधानसभा वहाँ पर जीत लिया था, 4 के 4 विधानसभा वहाँ का। उसके बाद उसमें से भले ही आरजेडी में शामिल हो गए उसके विधायक, 5 थे शायद या 4 थे? राजद के? नहीं, जो ओवैसी ने जो जीता था 5 या 4 विधायक ऐसे जी, शायद। जी, जी। हाँ, हुँ, तो उसमें एक को छोड़ करके बाकी सब राजद में आ गए। तो वहाँ मुझे जो बिल्कुल। वहाँ के जो पत्रकार बताते जो घूम रहे हैं जो आपकी तरह, वो कह रहे थे कि वहाँ पर ओवैसी मय है, किशनगंज, कटिहार और आरजेडी का माहौल है वहाँ पर। चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है, आप और हम जानते हैं कि पूरा सीमांचल जो है वो बांग्लादेशियों से बड़े पैमाने में भर गया है। 71 के बाद वहाँ का जो है पूरी वो बदल चुका है, अ, जनसंख्या का जो आकलन है। आप जहाँ घूम कर के आए, ज़रा उसके बारे में बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका? वहाँ पर सर, आपके इसके क्षेत्र का बाद तो वो मनीष कश्यप भी वहीं आप ही के क्षेत्र का आता है। मनीष कश्यप, मनीष हुँ, हुँ, कश्यप। हुँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हाँ, और इसके बाद अगला दौरा मेरा किशनगंज, पूर्णिया, इस क्षेत्र में ही जाना है इसके बाद मुझे। और अभी जो लोग ओवैसी जी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, नाम लेने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी अभी किसी निर्णय पे पहुँचना। प्रशांत किशोर की अगर बात करें, तो प्रशांत किशोर ने जब शुरुआत की थी, चंपारण से ही उनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी, आपको याद होगा। तो उस समय हुँ, एक बहुत अच्छी इमेज थी प्रशांत किशोर की, और मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदल बीतता जा रहा है, तो प्रशांत जी को भी समझ में आ रहा है कि ये राजनीति इतनी आसान है नहीं। अगर
उनके बॉडी लैंग्वेज को देखने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, तो अब वो बहुत नाराज हो जाते हैं। पहले वो जितना कन्विंस करते थे, आप पुराने उनके भाषण उठाकर देख लीजिए, आजकल वो पत्रकारों पे बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और बहुत कन्विंस होने वाला जवाब उनका होता नहीं है। प्रशांत को लेके एक बात और हुई है कि पहले वो जिस तरह से लोगों के चयन में वो जिस तरह की सावधानी बरत रहे थे, उस सावधानी में अब चूक होने लगी है। आप बेतिया की बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले ही प्रशांत किशोर के वो कुछ उम्मीदवार लोगों को ये छूट दे रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के नाम पे अपना प्रचार करें। ऐसे ही एक सिंह साहब बेतिया से थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है हत्या के मामले में। बगीचा करके एक वो मैरिज हॉल वो चलाते थे बेतिया में, होटल कम मैरिज हॉल था उनका, बगीचा के नाम से। तो अभी हत्या के आरोप में वो गिरफ्तार हुए 2 दिन पहले ही बेतिया से। तो इस तरह के लोग, मुझे याद है प्रशांत जी अभी बीच में एक साक्षात्कार में शहाबुद्दीन को लेके ठीक ठीक अपनी राय नहीं रख पा रहे थे। वो कहते उस समय बिहार से जुड़ा नहीं था जब शहाबुद्दीन यहाँ पर अपना जलवा दिखा रहे थे बिहार के लोगों को। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं उन दिनों मैं बिहार में था नहीं। तो क्या शहाबुद्दीन के लिए शहाबुद्दीन कौन थे ये जानने के लिए बिहार में रहना जरूरी है? लालू यादव ने क्या किया उस दौर में, ये तो पूरी कहानी वो खुद सुनाते हैं। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उनके अंदर जो एक नेता है, अभी इससे पहले तो वो एसी कमरों में बैठ के बस प्लानिंग करते थे और एग्जीक्यूट उस पार्टी का कार्यकर्ता करता था। आज प्रशांत के पास सबसे बड़ी चुनौती ये, कार्यकर्ता भी उनको बनाना है और उनसे काम भी उनको करवाना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रशांत जी के पास। अभी 2-3 महीनों में थोड़ी तस्वीर और साफ हो पाएगी प्रशांत जी। वैसे वजह से सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि मूल रूप से बीजेपी के वोटर्स हैं, एकाएक प्रशांत किशोर से बड़ी प्रभावित दिखते हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं बिहारियों जो बाहर, जैसे हम जैसे लोग जो बाहर चले आए 90 के दशक में, हम सब भगौड़ा हो गए, हम सब पढ़ने के लिए बिहार से बाहर आए। और ज्यादातर माना जाता है कि वो लोग आए जो शुरुआत में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के कहे जाते हैं। और कहा जाता है चूंकि हर बाप को लगा कि हम अपने बेटे को सुरक्षित जोन में पहुंचा दें, तो जो 90 के दौर का जो 94, 93, 94, 95 में जो लालू के दौर का जो आतंक आया, जब साधु यादव, खास करके 95 के बाद जब साधु यादव और सुभाष यादव का वर्चस्व बढ़ा, उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनती चली गई, मतलब जो बिहार में रहे वही जान पाएंगे कि हाँ वो क्या स्थिति थी। बस वो बिहार के बाहर के लोगों के लिए कल्पना से परे था। अभी पीछे मेरी बात हो रही थी कि बिहारी 90 से पहले या तो कोलकाता जाता था या बॉम्बे जाता था। पढ़ने के लिए बिहारी बाहर नहीं जाते थे, बिहार की सीमा के बाहर लोग नहीं लांगते थे। ये अच्छा हुआ कहीं, मैंने, मुझे लगता है कि हम आपके साथ एक शो इस पे भी करना पड़ेगा कि बिहारी जब बाहर निकला बिहार के, तो फिर क्या परिवर्तन हुआ। एक समुदाय, मुझे लगता है विशेष रूप से कि लालू यादव की जाति के लोग बिहार छोड़ करके कम निकले हैं। आज भी यादव वहां एक दबंगई है। लोग कई बार कहते हैं कि वोट को लेकर के, मैं अंशु थोड़ा सा मैं ये भी कहूं कि मैं जब गुजरात और राजस्थान के दौरे पे चुनाव में था, तो मैंने वहां महसूस किया कि वहां के वोटर ना, जो गुजरात में राजस्थानी यदि नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वोटर वोट नहीं बदला उन्होंने। लेकिन बिहारी 5 साल यदि बिहार छोड़ के रहा तो वो अपना वोट बदल चुका है। हमारा वोट नहीं है बिहार में, मैक्सिमम लोगों का वोट अब बिहार में नहीं है, तो हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे बिहार में। तो मूल चीज ये है कि जो लोग कहते हैं कि भाई वोट तो वहां जो लोग हैं वही देंगे, चोट तो वही मारेंगे, जिन्होंने बिहार के बाहर जाकर के देखा नहीं कि बदलाव क्या है। हम अहमदाबाद गए तो हम पता चला कि हाँ भाई देश कैसे बदला। हम बिहार से बाहर आए तो हम लगा रही बाप रे क्या हुआ, हम कहा, मतलब हमारा बिहार इतना क्यों पिछड़ गया। जो बिहार के बाहर निकले ही नहीं उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप जब जमीन पर घूम रहे थे तो फील क्या हो रहा था आपके अंदर? सर अभी आपने जो बात बोली 2-3 बातें सामने आई हैं। एक तो आपने यादव वोटर की बात बोली, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से। एक बात कि यादव समाज को लेकर बिहार में या मेरे यहाँ या आप आइए चंपारण में, जो सबसे मजबूत अगर कोई जाति वर्ग है हमारे जिले में तो यादव समाज के लोग आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। बीपी मंडल के यहाँ से एक कहानी शुरू हुई। बीपी मंडल सहरसा से थे, मंडल कमीशन वाले बीपी मंडल जी, और वो वहां के जमींदार थे। लोग बताते हैं कि 1000 एकड़ के आसपास की जमीन, मतलब हजारों एकड़ की जमीन उनके पास थी। तो अगर कायदे से हम देखें तो यादव वास्तव में क्षत्रिय जाति है, वो उसको पिछड़े नहीं या पप्पू यादव लीजिए तो दबंगई से कहते हैं कि भाई मेरे पास 1000 बीघा जमीन है। बीपी मंडल तो पुराने हो गए जी। तो ना पप्पू उनके यादव साथ कोई छुआछूत के वो शिकार रहे,
ना पढ़ने लिखने में वो पीछे रहे। आज भी देखिए राजेंद्र यादव से लेकर योगेंद्र यादव तक, हाँ, और पार्टी में कहीं तो भूपेंद्र यादव तक, सब बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित नाम है, हाँ, साहित्य में, राजनीति में या राजनीतिक विश्लेषण में। तो ऐसे तमाम नाम मिल जाएंगे। पत्रकारिता में श्यामलाल यादव हैं, तो ऐसे तमाम नाम मिल जाएंगे आपको। हाँ, अगर पिछड़ी जातियों से कोई सबसे आगे निकला हुआ कोई वर्ग है तो यादव समाज से निकल के आएगा, क्योंकि वास्तव में पिछड़ी जाति है ही नहीं यादवों की। खैर ये तो अलग डिस्कशन है। लेकिन बिहार में ये हुआ है, राजद जब बीच में जदयू के साथ आ गई थी तो क्या बदला? बदला सिर्फ ये कि जदयू बीजेपी जब साथ थी तो जितने ब्लॉक, थाना, अंचल, इन सब में दलाली के लिए कुछ लोग सक्रिय रहते हैं, और खासकर वो सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहन के ये लोग जाते हैं। तो पहले जो काम ये जदयू के लोग करते थे वहां, जैसे राजद के साथ इनका गठजोड़ हुआ तो वो काम राजद के लोग करने लगे। आज भी राजद के लोग सबसे अधिक वोकल है। अगर आप बिहार में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि राजद आने वाली है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि राजद आने वाली है, मैं ये कह रहा हूं वो वोकल है और बहुत साफ साफ अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात सुना रहे हैं। बीजेपी, आपने बताया प्रशांत किशोर जो है, उनके साथ बीजेपी के लोग दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा याद करेंगे तो दिल्ली में जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी के लोग अधिक दिखाई देते हैं। तो बीजेपी के लोग, जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो बीजेपी के लोग अचानक शिफ्ट क्यों होते हैं, शिफ्ट होते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ये सोचने वाली बात है। मैंने भी सोचा इस पर कि प्रशांत आज जहां जा रहे हैं, जिन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम बीजेपी के लोग उनके साथ आके खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी का व्यक्ति जब उसकी सरकार बनती है बीजेपी की, वो स्टेक होल्डर नहीं होता उस सरकार में, वो एक तरह से हाशिए पे खड़ा होता है। मतलब वो कहता है ना, कोई निरपो हमें कहानी। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता हो या उनके कैडर का व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूं उनका नेता भी हो, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए वहां किसी तरह से, वो कहता है ना उपयोगी, वो किसी तरह से उपयोगी नहीं होता है। आज भी किसी को छोटे से छोटा काम कराना हो तो हो सकता है राजद का कोई व्यक्ति करवा दे उनके लिए बिहार में, हाँ, जदयू का कोई करवा दे, बीजेपी के लोग उस तरह से उनके सपोर्ट में आ नहीं पाते हैं। तो बीजेपी का व्यक्ति जब उसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है, तो वो नए नए प्रयोग तो करेगा ही उसका कार्यकर्ता, इसलिए वो प्रशांत जी के साथ भी जाकर देखता है। हाँ, लेकिन हाँ एक बात है कि जैसे जो बीजेपी का कार्यकर्ता जब उनसे बात हो रही है तो एक बात है कि वो प्रशांत जी के साथ दिख तो रहा है, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी ना तो फिर वो बीजेपी को वोट डाल के आ जाएगा। वो प्रयोग 10 जगह करता रहे। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी के पास अपना एक सबसे बड़ा कैडर किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और इसको शायद बीजेपी, ये शब्द ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे कई बार लगता है टेक फॉर ग्रांटेड भी लेती है इस बात को, टेक फॉर ग्रांटेड लेती है इस बात को, ऐसा लग रहा है मुझे, लगता है मुझे कई बार, क्योंकि वो फिर पलट के पूछती नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को, उनके पास जाती नहीं है, उनको देखती नहीं है। जबकि राजद में ऐसा होता नहीं है, जदयू भी ऐसा नहीं कर रही है, उनके नेता बहुत ही मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा है तो पार्टी के बैकअप के साथ नहीं खड़ा, वो इंडिविजुअल खुद वो नेता खड़ा है। ये एक फर्क है। एक तरफ पार्टी का बैकअप है पूरा का पूरा, तब कोई किसी के पीछे खड़ा है, एक इंडिविजुअल कोई आदमी अपने एफर्ट के साथ खड़ा है, इन दोनों में फर्क है। बीजेपी के साथ अगर कोई नेता खड़ा दिखता है आपको तो इंडिविजुअल उसका एफर्ट है। ये कोई पार्टी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम से उसको वो सपोर्ट मिल रहा हो। मतलब मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ या यूं कह ले इसलिए खड़े हैं लोग क्योंकि उन्हें लगता है कि नेशन के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। कोई मोदी का भक्त नहीं है, उसे लगता है कि मोदी नेशन के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमें उनके लिए रहना है। कल को मोदी रहे ना रहे, महत्वपूर्ण ये कि कोई आप जो टच कर रहे हैं मुझे उससे लगता है कि इसको दो पक्ष से समझने की जरूरत है। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि अगर प्रशांत ये भरोसा दिला दे कि वो आ जाएंगे तो ये सब के सब प्रशांत के साथ चले जाएंगे, लेकिन प्रशांत में वो भरोसा आ नहीं पा रहा लोगों को, उनको लग रहा है उनका वोट बर्बाद हो जाएगा, प्रशांत को भरोसा नहीं दे पा रहे, इसलिए वो सब लोग बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी एफर्ट कर रही है उन लोगों के साथ रखने के लिए, वो बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहा, बीजेपी कोई एफर्ट नहीं कर रही है इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं की। खैर बीजेपी का चरित्र कभी से रहा नहीं, जैसे आप यदि महसूस करेंगे कांग्रेस को, यदि चूंकि मैंने कांग्रेस की रिपोर्टिंग की है तो मैंने जो महसूस किया वहां कांग्रेस अपने से जुड़े लोगों का पुरजोर सम्मान करती है, दोहन भी। जैसे आप कांग्रेस में पत्रकार, आप बतौर जर्नलिस्ट यदि आपको अवसर हुआ होगा कांग्रेस मुख्यालय जाने का, तो कांग्रेस मुख्यालय में बड़े सम्मान के साथ आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो नाश्ता दिया जाता है
वो एक सलीका है, वो छोटी सी चीज है, लेकिन कांग्रेस सलीके से वो करती है। आप बीजेपी मुख्यालय चले जाएंगे, एक जगह जो है वो लगा दिया पत्रकारों के लिए, कल्चर है उनका, वहां पर कैमरामैन भी आ गया, वहां पर ड्राइवर भी आ गया, वो उत्पात मचा। कांग्रेस को मैंने चूंकि बहुत महसूस और चर्चा करी, तो कई बार मैंने अपने शो में चर्चा किया है। जैसे कांग्रेस कवर करने वाला रिपोर्टर, हमने इस कहानी सुनी कि यदि रिपोर्टर की नौकरी चली जाती तो कांग्रेस फिक्स कर देती थी सैलरी। मैंने देखा, आज तक का एक एनडीटीवी में था शायद, लोग, मैं जब चर्चा करूंगा हर पत्रकार समझ जाएंगे उससे, उसकी नौकरी चली गई। क्षत्रिय था वो, अहमद पटेल के कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मैं नोन था वहां पे। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो कोटरी का था, उसने मुझे कहा था, देख तू टारगेटेड है, तेरे बारे में पता है कि तू मतलब कांग्रेस के उस कोटरी का नहीं है, तो तू मेरे साथ बस निकल जाया करो कंधा पकड़ कैसे कर, और अहमद पटेल के कमरे में कोने में बैठ जाना, यदि जर्नलिस्ट के रूप में चीजों को समझना चाहते हो तो। मैं वहां बैठा, वहां चर्चा हुई कि भाई नौकरी चली गई है। उन्होंने कहा हमारे लोगों की नौकरी आजकल चली जा रही है, पहले का दौर अलग था, अब सत्ता यदि है तो आप किसी बिजनेसमैन को कह देंगे। वहीं अहमद पटेल ने फोन किया, आज वो नहीं है, वहीं फोन किया, और 35,000 रुपए की सैलरी फिक्स हुई उसकी 6 महीने के लिए। मैं ये सुना करता था, अब कोई कांग्रेस के पार्टी के ट्रेजरी से वो पैसा नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस ये बहुत दिनों तक नहीं कर सकती है क्योंकि सत्ता आपके पास नहीं है। आम आदमी पार्टी का देखिए अभी एफआईआर हुई है, जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर, जानते हैं उसमें क्या है? उसमें मैक्सिमम लोग जो ठेकेदार हैं वो सब के सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये शराब घोटाले में भी हुआ, ये इसमें भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को यही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये समय बदल चुका है। इसीलिए हो सकता है केजरीवाल की सत्ता नहीं है, कांग्रेस की सत्ता नहीं। एक दूसरा तर्क आप ये भी दे सकते हैं कि भाई कांग्रेस की आज की डेट में कांग्रेस खारिज है, जो एक जड़ से मजबूत थी, केजरीवाल खारिज हो। लेकिन केजरीवाल ने बड़ा खेल किया अपने आज उसके कोटे के पत्रकारों को देखिए, मेरे जानने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता, उनके साथ मैंने काम किया। आज वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, मतलब अपनी पार्टी के लिए। तो ये एजेंडा साफ समझ में आता है। इसका मतलब क्या है, पार्टी वफादारी कर रही है। यहां क्या है, मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं, 2-4 पत्रकार सेट हो गए होंगे, उसके अलावा किसी को हम लोगों का तो मतलब ये भी आप नहीं कर सकते कि भैया 2-3 ट्वीट भी आईटी सेल से कर, हम लोग उसकी अपेक्षा भी नहीं करते। आप जो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी, वो वजह यही है, उन्हें नाराजगी लगती है मेरे लिए तो करता नहीं है, लेकिन फिर उन्हें जब नेशन देश याद आता है तो फिर अंतिम समय में मुहर वहीं लगाते हैं। तो आपको भी कुछ दिखता हुआ नजर आया, मैंने भूमिका लंबी बांध दी, आपको भी दिखता नजर आया क्या वहां लोगों का नहीं, नहीं। कि वो प्रशांत किशोर? क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि मुस्लिम वोट और यादव वोट 1% भी प्रशांत को नहीं मिलेगा, तो प्रशांत वोट किसका काटेंगे? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1% भी मुझे नहीं लगता कि यादव वोट जो है प्रशांत को जाएगा। भले ही आज कितना भी समझाते थे कि लालू यादव अपने बेटे के लिए किया, तुम्हारे लिए क्या किया, यादवों के लिए क्या किया, लेकिन उनके उस झुनझुना को यादव समाज नहीं थामेगा, और मुस्लिम तो कतई नहीं थामेगा। उसका बेहतरीन उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, दिल्ली में मुस्लिम वोट रत्ती भर कभी केजरीवाल को पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया, लेकिन 3 चुनाव में केजरीवाल को ही वोट दिया, क्योंकि उसे पता है कि कांग्रेस लाइन में नहीं है। इसीलिए केजरीवाल को ना पसंद करते हुए लगभग 100% वोट केजरीवाल को गया। आपने सब कुछ दे दिया, रामपुर में 1 वोट मुस्लिम वोट नहीं मिला बीजेपी को। अभी ऐसे ही आंकड़ा आ रहा था। तो मेरा इसलिए कि आप जमीन पर जब गए हैं, तो आप दूसरी बात आप फोन पे बता रहे थे मनीष कश्यप वाली बात, कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने लेकर के बवंडर किया, बड़ा उससे पहले सर एक आत्मघाती बात मनीष फैसला था। पे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात रह जाएगी। बीजेपी के लोग जो है, मैं जिन लोगों से मेरी बात हुई वो नाराज नहीं है, निराश भी नहीं है, उनको अब आदत पड़ गई इन सब बातों की। हाँ, वो किन कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द होता है हिंदी के अंदर, उसी हालत में है, उसी स्थिति में है। हाँ, तो वो बीजेपी के साथ वाले लोग, अभी कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो गोपालगंज से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की तो यही स्थिति, हम सारी चीजें देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन फाइनली हम बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। आप एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए ना, कि यहाँ पे मुकेश कुमार इतने बड़े पत्रकार रहे, इतने सारे चैनल शुरू किए मुकेश कुमार जी ने, रवीश कुमार इतना बड़ा नाम रहा, मैक्सिस से अवार्ड आप ही लेके के आते हैं। चंपारण से आते हैं। मेरे, हाँ, मोतिहारी से, इस चंपारण से, उनके भाई कांग्रेस के नेता भी हैं बिहार में, पांडे जी, है ना। तो वही ऐसे ही बलात्कारी अजित, पांडे ना, जिनका बलात्कार में जिनको फंसे थे, जो हाँ, आरोप था उन पर, गैंगरेप। जी जी। हाँ, तो ऐसे ही अजीत अंजुम, हाँ, इतने बड़े बड़े पत्रकार देखिए, आरफा खानम राज्यसभा में थी,
हाँ, कितने नाम, लगभग दर्जन भर नाम एक के बाद एक सामने आ जाएंगे। ये सब लोग लिटरली नंगे हो गए कांग्रेस के लिए। लेकिन नंगे। आज जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये गोदी से ज्यादा कर रहे हैं ये कांग्रेस के लिए लोग। और कितना नंगा हो के एक तरह से एक्सपोज हो गए लोगों के सामने। ये कितना बड़ा काम किया इन्होंने कांग्रेस के लिए। एक तरह से वो कहते हैं ना कि बलिदान दे दिया अपनी पत्रकारिता का, ऐसी स्थिति में आ गए। लेकिन आज जिनको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, इनमें से कोई भी भाजपा के साथ है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो मैक्सिमम लोग जिनको हम गोदी मीडिया टर्म के साथ कोट अनकोट करते हैं, वो मैक्सिमम सरकार के साथ है। सरकार है तो वो है, सरकार जब तक चले अच्छा है। तो ये बहुत लंबा चलने वाले लोग हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये सब बातें होती होंगी। पार्टी और सरकार ये दो अलग अलग शाखाएं हैं। दोनों को हमें एक करके नहीं देखना चाहिए, बचना चाहिए दोनों को एक करके देखते हुए। और कई बार हम ये गलती कर भी देते हैं बात करते हुए। तो आज के दौर में अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में कांग्रेस का प्रचार बहुत दमखम के साथ शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत पहले से जमीन पर उतर चुकी है। बीजेपी फिलहाल अभी ये तय करने में लगी है कि कैसे प्रचार शुरू किया जाए बिहार के अंदर। उनके बीच में ये भी बात चल रही है कि 6 रैली मोदी जी कर देंगे बिहार में आके तो हमारी नैया पार हो जाएगी। इसमें एक थिंक टैंक चलाते हैं बिहार में, दुर्गानंद झा जी, उनसे मेरी बात हुई, वो पटना में है और राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को। तो उन्होंने मुझे बताया कि आशीष अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं आती है सरकार बना के, क्योंकि अभी तक सिर्फ हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा स्टेट बचा हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार में तो रही लेकिन बीजेपी कभी सरकार नहीं रही है। वो सरकार में शामिल रही, उनका कोई मुख्यमंत्री आज तक बना नहीं है। और इस बार अगर भाजपा चूक गई तो अगले 20 साल तक वापस बीजेपी यहां सरकार नहीं बना पाएगी, मतलब अपना सीएम नहीं बना पाएगी। तो मुझे इस बात में थोड़ा दम भी लगा। तो ये स्थिति है। बीजेपी इस बात को कितनी गंभीरता से लेगी ये बीजेपी के बड़े नेता जाने। लेकिन बिहार में वर्तमान में ये स्थिति है कि बीजेपी फिलहाल जमीन पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जैसे कांग्रेस दिखाई दे रही है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल दिखाई दे रही है, प्रशांत किशोर तक दिखाई दे रहे हैं। और अभी 2 प्लेयर बिहार में उतरने वाले हैं, तैयार है। एक आम आदमी पार्टी है, दूसरा चिराग पासवान है। क्या देख रहे हैं चिराग पासवान में आप? चिराग पासवान में सर उम्मीद तो है। और मैं अभी तुरंत इस वक्त तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1 महीने में चीजें थोड़ी सी और स्पष्ट हो जाएंगी। चिराग पासवान, आप एक छोटी सी बात देखिए सर, बिहार स्टेट में मैं सिवान में या गोपालगंज में कहीं था, वो एक दलित मोहल्ला था। और जो हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं वो तो आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन उनकी तस्वीर लगा के वहां कार्यक्रम कर रहे थे। और ऐसा महिलाओं के बीच में वो प्रेम मैंने देखा, वो उनके लिए वो जुड़ाव देखा। मैंने कहा वाह, मतलब कहीं ना कहीं वो, मुझे लग रहा था कि उनके बीच में कोई उनकी बहन या बेटी उस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठी हुई है। ऐसे ही चिराग पासवान जब वहां जाएंगे तो वो लोगों को कनेक्ट करेंगे, लोगों को छुएंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी का अभी वो तस्वीर वायरल हो रही है, वो अपने पैरों में अंबेडकर जी की फोटो रख रखी है उन्होंने, इस सच में बहुत निंदा की बात है। ठीक है, दबंग जाती है यादव समाज, और लालू जी ने हमें दबंगई से राजनीति की है। और राजद के लोग बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि बिहार में दलितों का उद्धार बाबा साहब ने नहीं किया, लालू प्रसाद ने किया है। तो ये सब बातों का मैसेज भी होता है। तो मुझे लगता है कि राजद को इसका नुकसान ना हो जाए, इस तरह की बात पैरों में बाबा साहब को रखना। तो ये बात तो शायद मुझे लगता है कि दलित नहीं, समाज लालू का तो अहंकार रिएक्ट करेगा। पीक पर है। मैंने आप बर्थडे में और देखिएगा तो एक एक वीडियो ऐसा लगता है कि किसी को और सर अहमियत नहीं देते हो तो क्या हुआ हमेशा। कि जीतन मांझी जी को इतनी गालियां मिल रही हैं, वहां पे इतनी गालियां, खुलेआम लोग गाली दे रहे हैं राजद के कार्यकर्ता। तो इसका मैसेज तो होगा सर। अच्छा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में ये तय हो जाएगा कि चिराग की राजनीति कहाँ पहुंचेगी। तब मैं थोड़ा सा और ज्यादा साफ बता पाऊंगा। लेकिन चिराग को लेकर अभी वहां मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे, खासकर यूथ जो है चिराग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। वो थोड़ा पढ़े लिखे चिराग भी की लगते छवि हैं, अपने थोड़ा सा पिता से भी थोड़ी सी अलग है। जो अति जातिवादी उनके पिता का चरित्र था, उससे थोड़ा सा चिराग का चरित्र अलग है। हाँ जी मुझे जी। लगता है कि अपर कास्ट के लोग भी चिराग के साथ खड़े होने में उनको कोई संकोच नहीं होता सर हो रहा। कॉलेज की, खासकर जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनके बीच भी चिराग को लेके क्रेज, पटना में मैंने बातचीत की थी कुछ लोगों से, तो उन लोगों के बीच मुझे लगा चिराग को लेके हाँ एक अलग तरह का तो ही वो चल रहा है।
तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना कि पिछली बार की तरह चिराग को इग्नोर किया जाएगा, सीटें नहीं दी जाएगी, एनडीए में नहीं रहेंगे, ऐसी संभावना आपको नहीं दिख रही है? नहीं, वो अभी अलग सारी सीटों पे लड़ेंगे चिराग। अलग से लड़ेंगे चिराग, ऐसा आपको अलग लग से, रहा है? वो एनडीए बिल्कुल से सही। साथ नहीं रहेंगे? लग तो ऐसे ही रहा है सर। अच्छा, चलिए, ये तो चिराग की बात हो गई। अब इसीलिए मैंने बारी कहा बारी कि बारी 1.5 महीने सर समय दीजिए, वो चीजें और साफ हो जाएंगी 1.5 महीने। चलिए, अब जरा लेकिन अलग चिराग अलग जहां समझते भी हैं। रहेंगे वो चिराग जलाएंगे, इस बात का विश्वास चिराग रखिए। जलाएंगे, आप कह रहे हैं हाँ, चिराग जलाएंगे। चिराग बहुत अच्छा, मजबूत अब है। और जीतनराम मांझी जी को गाली देना राजद के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है बिहार में। भारी। बहुत गालियां दी हैं इन लोगों ने, बहुत गाली दी है। अभी भी हो तो लालू प्रसाद माफी मांग ले जीतनराम जी से, अच्छा रहेगा, राजद की मतलब भलाई उन्हें के लिए। उन्हें लगता है कि यादव तो उनका गुलाम है ही, दलित भी उनका गुलाम ही है, ऐसे ही किसी समझ रहे मांझी हैं। मांझी ऐसे ही समझ सिर्फ रहे हैं। यादव हाँ। नहीं, वो पूरी ओबीसी कम्युनिटी को ही ऐसे समझ रहे हैं कि हमारे पीछे खड़े रहेंगे। मैं जैसा, ये 90 का दशक नहीं चल रहा है सर, 21वीं सदी हम्म, आ गई है। ये 90 का 21वीं दशक सदी, नहीं है। लालू प्रसाद जी इस बात बिल्कुल को समझ नहीं रहे। और दूसरा, समझ वो लिए। सजा याफ्ता है, जमानत पर बाहर है। हम्म, और एक गेम प्लान है, उस पर कभी हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। कैसे तेज प्रताप को बाहर किया गया, कैसे वो तो बहुत, मतलब किस तरह का षड्यंत्र परिवार के अंदर किया है इन लोगों ने तेज प्रताप जी को बाहर करने इसे के तो लिए। अलग से समझेंगे। अब देखिए, अगले कुछ महीने में तो मुझे लगता है कि जो 2 मामले में अंडर ट्रायल है, उसमें भी लालू पूरा कुनबे के साथ सजायाफ्ता अपराधी हो जाएंगे। अब लालू सजायाफ्ता आप अपराधी है, सर उसके बाद भी ये 5 मामले याद में कीजिए, सजायाफ्ता अपराधी है वो, 5 मामले में। बिल्कुल है सर। एक तो और जून में ही कमाल एक की का बात वो है, निर्णय आ शर्म रहा नहीं है। आती रत्ती भर कि वो अंडर ट्रायल नहीं है, वो एक अपराधी है, सजायाफ्ता अपराधी, बेल एक पे की डेट तो जून में ही लगी हुई है सर, अभी जून में ही एक हम्म, की डेट लगी हुई है। हाँ, तो हाँ, बस जल्दी ही ये सब चीजें निपटने वाला है। तो हम सर बारी आप बारी याद से थोड़ा कीजिए, ब्रीफली। मैंने तेज प्रताप जी के लिए बताया था आपको कि उनकी स्थिति बेहतर हो रही है, याद है हम्म, आपको? और बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल, कैसे उसे उन लोगों ने क्या उसे किया अलग दिल्ली से की पुलिस ने। समझेंगे एक दिन, उसे बिहार की राजनीति में लालू परिवार पर अलग से समझेंगे। जी सर। अब जरा बारी बारी से 2 चीजों को समझते हैं। मनीष कश्यप कितना डेंट करेगा, क्या है जितना सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, चंपारण आसपास में, वो बेतिया से, मुझे लग रहा है कि उस लड़के की महत्वाकांक्षा शुरू से ही है, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, फाइटर के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या जमीन पर भी कुछ है, ऐसा कुछ आपने महसूस किया है? बीजेपी को कितना डेंट करेगा, क्योंकि वो बीजेपी से ही है? सर मनीष के केस को ने केस स्टडी की तरह लेना चाहिए। डेंट बहुत छोटी सी बात, डेंट कितना करेगा नहीं करेगा ये इस पर बात की जा सकती है। लेकिन एक केस स्टडी की तरह मनीष को कम से कम भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। मनीष हम्म, तमिलनाडु जेल में गए क्योंकि तेजस्वी नहीं चाहते थे वो बिहार में रहे। वो तेजस्वी जी खुद के लिए खतरा मान रहे थे, ठीक है, वहां से ठीक है वो जेल से बाहर आए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी पार्टी ज्वाइन कराने की। हम्म, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, अच्छा काम कर रहे हम्म, थे, यूट्यूब पे उनका कोई मुकाबला नहीं था। और जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, आप अगर थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ जाइए तो उनकी स्थिति खराब हुई है। जितने दिन वो बीजेपी में रहे उनके फॉलोअर कम हुए, उनके व्यूज कम हुए, उन पर लोगों का भरोसा कम हुआ। हम्म। नहीं, तो क्योंकि ये जरूरत एक क्या समय थी में भारतीय उसने, जनता पार्टी में मनीष लाने को की? लोग देख रहे थे कि बिहार में एक परिवर्तन लाने वाला, कुछ करने वाला। अब यदि, लेकिन भाजपा तो स्वयं क्या स्वीकार करती है। मनोज मनोज तिवारी ने तो साफ साफ कहा कि भाई हमें ये चुनाव लड़ रहा था, हमें डैमेज करता, इसलिए हमने शामिल कर लिया। इसका मतलब भाजपा नहीं कुछ सर, डरी कि वोट शामिल काटेगा। करने तक की बात नहीं थी, आपने फिर कमिट भी तो किया कुछ। अगर कुछ हम्म, कमिट किया है तो आप दीजिए उसको। हाँ, दीजिए, आप बिल्कुल कमिट सही करके बात। लाए थे ना उसको कि हम ये चीजें तुमको देंगे, तुम आओ। आप हाँ, उनकी माँ से बात करके आए थे, माँ ने बोला कि बेटा तुम आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जाना चाहिए। वो आया बीजेपी में। खैर, मैं मनीष कश्यप के वकील की तरह यहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक केस स्टडी की तरह इस बात को सबके सामने, जो आपके दर्शक है उनके सामने रखना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसका यूएसपी उसकी है विरोध, और वो बिहार के पक्ष में ही होता, वो भाजपा में नहीं होता, अगर वो विरोध में भी होता, एक तो उसका जो पूरा नेचर, उसका सोचने का जो तरीका है, वो इन लोगों की तरह नहीं सोचता जो लेफ्ट या कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हैं। वो अलग तरीके से सोचता है। उसकी बातचीत देखिए, उसका व्यवहार देखिए। तो वो बिहार में अगर किसी कमी की तरफ इशारा कर रहा था, वो बताता, तो आप उसको सुधारिए। ऐसा तो नहीं, कोई भी सरकार जब चल रही है उसमें कमियां रहती हैं। कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम मुकम्मल है। हम्म, तो मनीष के साथ तो वो नहीं हो पाया। फिर एक दिन ऐसा आया कि ऐसी स्थिति बन गई कि मनीष जिस पार्टी में है उसकी सरकार है, और उसको एक हॉस्पिटल में बंद करके पीटा जाए और कोई समर्थन में खड़ा ना हो, तो किसी व्यक्ति पर क्या बीतेगी?
वो समर्थक नहीं था, वो कार्यकर्ता नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। ऐसा नेता जिसको पार्टी झारखंड भेज रही थी, बंगाल भेज रही थी, हरियाणा चुनाव में भेज रही थी, दिल्ली चुनाव में भेज रही थी, तो वो नेता था ना पार्टी का, इन्फ्लुएंसर था। तो वो एक हॉस्पिटल में पिट रहा है, तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा, उसको अकेला छोड़ देंगे, फिर कैसे हम उम्मीद रखें कि वो कंटिन्यू करेगा। खैर, ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा, आपने मनीष कितना डेंट करेगा, ये आपका सवाल था। तो डेंट की तो स्थिति ये है कि वो चंपारण सिंह चनपटिया के हैं पास में ही। तो मनीष को लेकर ऐसा नहीं कोई दीवानगी है। मतलब ये होता है, आपने भी सुना होगा कि घर का जोगी जोगड़ा, ऐसे ही एक दूसरी कहावत कहते हैं, वो मुर्गी दाल बराबर। तो मनीष को उस तरह से चंपारण के लोग नहीं देखते हैं, वो तो ऐसे ही बच्चे की तरह देखते हैं कि बच्चा है, उसको बहुत गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। लेकिन यूट्यूब का जो पूरा एक दुनिया है, 10 लाख फॉलोअर, तो लगता है कि उसका लोग डर जाते हैं इसलिए। और सही बात है कि बेतिया के सांसद इसीलिए डर गए थे मनीष कश्यप की वजह से, कि ठीक है मनीष कश्यप अपना कोई फायदा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो डेंट आप कह रहे हैं, डेंट तो पहुंचा देगा। लेकिन वो सिर्फ एक सीट की बात थी। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं, तो डेंट जब वो पहुंचाएगा तो कहां से कितना निकालेगा किसी को पता नहीं है। तो फाइनली डेंट पूरा किसके हिस्से जाएगा, ये अभी तय नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात। सीट मतलब पर वो डेंट जिसको जा रहा था, उसने सारी चीजें संभाली। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्थितियां बदल जाएंगी ना सर, बिहार बहुत बड़ा है। बिल्कुल। मैसेजिंग कुल जमा ये कि मतलब एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि भाई मनीष कश्यप, भाई कम से कम आप बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि एक प्रभावशाली यूट्यूबर्स था, पब्लिक में उसकी पैठ थी, कम से कम कानूनी रूप से उसे मदद तो मिलनी चाहिए थी। वो यदि नहीं मिली तो बीजेपी का आम कार्यकर्ताओं को लगा, जो आमतौर पे लगता है। अभी देखिए ना कि कर्नाटक पुलिस आई उठाने के लिए अशोक जी को, अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव को, वो तो हाईकोर्ट कर्नाटक ने बचा लिया। वरना दूरदर्शन के सरकारी चैनल के पत्रकार होते हुए भी अब कुल जमा मात्र कर्नाटक और तेलंगाना और छोटे से वो हिमाचल प्रदेश में सरकार है इनकी। लेकिन वो देखिए, आप कल्पना करिए कि इसके कहते हैं कि भैया अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और झूठ फरेब रोज जो है रवीश कुमार करते हैं, उनकी पूरी शैतानी टीम, वो सनसनीबाज जी ने, मैं कहता हूं वो से लेके पूरा वो धान गेहूं का जो एक्सपर्ट है, ये सब के सब रोज दर्जनों नैरेटिव बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक जी के घर पे पुलिस आ गई थी बताइए करने के लिए। और सर ये सारा जो उनके ऊपर जो भी मेंटल ट्रॉमा से अशोक जी गुजरे हैं, उनको अस्पताल में जाना पड़ा है, हॉस्पिटलाइज हुए अभी। इस वक्त वो अस्पताल में है जब हम दोनों बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात हुई थी 15-20 दिन पहले, जब उनको उनकी प्रोग्राम उनसे ले लिए गए थे। मतलब नहीं, प्रोग्राम ये तो मिल कमाल, वो तो एक प्रोसेस है सर। अशोक जी तुरंत आ जाएंगे, तो फिर जल्दी ही हम सब लोगों को दिखाई देंगे। नहीं ये लेकिन दिखाता है ना कि देखिए कर्नाटक से पुलिस को आना पड़ रहा है दिल्ली, किस लिए? कि पत्रकार, भाई उसने कोई एक्सटॉर्शन थोड़ी ना किया है। अशोक श्रीवास्तव या प्रखर श्रीवास्तव ने कोई एक्सटॉर्शन थोड़ी ना किया है। पत्रकार के रूप में आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, और कर्नाटक से आप उठा कर रख के ले आते। यूपी के मुजफ्फरनगर से मेरे मित्र को उठाया ना पंजाब पुलिस ने, सोचिए तो करते ही है ना। नहीं, कुमार विश्वास को उठाने आई है पंजाब पुलिस, आई थी, कुमार विश्वास को उठाने आई थी, बग्गा को उठा के दिल्ली से घसीट कर ले ही जा रही थी। हरियाणा में भी सरकार, उन्होंने यदि पहली बार कोई हिम्मत किया तो बग्गा के लिए किया, क्योंकि इसलिए भी कि बग्गा का फॉलोअर्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर, मनीष का भी तो बहुत था। ये एक तरह से कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो जाता है कि आप खड़े नहीं होते। नोएडा में योगी सरकार ने, हाँ किया, अजीत के लिए भी किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें दिखती है बिहार। मुझे कहनी है यहाँ पे कि बीच में मैं नोएडा में फिल्म सिटी में तो सब इकट्ठे होते हैं, तो 3-4 बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो लोग थे वहां पे। तो उन्होंने एक बात कही, और सच में अब मैं इसको कैसे गलत कहूँ, उन्होंने कहा कि अब हम कोई लाइन ले भी ले राष्ट्रवाद के पक्ष में, लेकिन वो ना हम अपनी जिम्मेवारी पे लेते हैं, हमें भरोसा नहीं होता कि हमारे साथ अगर कुछ भी होता है, क्योंकि हम सब परिवार वाले लोग हैं, हम डरते हैं सही बात कि हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो हमें भरोसा नहीं होता कि पीछे हमें कोई संभालने आएगा, कोई बचाने आएगा। जैसे एक 2 कौड़ी की तुकबंदी कलाकार है, उसके लिए कपिल सिब्बल आ जाता है जमीन पर। बिल्कुल ये ना सही बात। शाम को बिकने वाला अखबार 4 PM हुआ करता था यूपी में, उसके लिए कपिल सिब्बल आ जाते हैं।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कोई पत्रकार है, उसको मुंबई से खींच के ले जाया जाता है, तो उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, खुद लड़नी अकेला होती पड़ता है, है बिल्कुल ना? अकेला पड़े। उसको घर सही में बात है, घुस उससे के बड़ा कौन पत्रकार खींच है के ले भाई? वो गई तो पुलिस। टेलीविजन चैनल का मालिक है, लोकप्रियता चरम पर है, उसे घर से घसीट करके मुंबई पुलिस ले गई, सिस्टम घर कुछ से नहीं घसीट कर के। पाया। दूरदर्शन के पत्रकार को, मतलब भाई अशोक श्रीवास्तव कोई आज के तो है नहीं, 2 दशक से तो ज्यादा समय से, तो 2.5 दशक तो उनका मुझे लगता है कि हो गया सिर्फ दूरदर्शन में। हो गया सर, हो गया, हाँ, बिल्कुल हो गया। 2.5 दशक तो सिर्फ दूरदर्शन में वो चर्चित चेहरा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो इम्पैक्ट है कि मनीष कश्यप को लेकर के एक मैसेज निगेटिव है कि मनीष कश्यप भले ही कितना डेंट करे, लेकिन मनीष कश्यप को कानूनी मदद ना दे पाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। एक एक चिंता आखिरी की सवाल बात और है आपसे। सर, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है वो बात, वो ये कि आज के समय में जो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की पहचान हुआ करती थी, आज तो सोशल मीडिया का मतलब ही हो गया आईटी सेल। तो आज के दौर में बीजेपी का आईटी सेल कहीं दिखता नहीं है, वो इतना कमजोर हो गया है। और अगर सोशल मीडिया की ताकत को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है, तो उसको समझना चाहिए, कम से कम बिहार चुनाव में तो समझ लेना चाहिए। अगर अब देर होगी इस माध्यम में खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए या उस माध्यम पर थोड़ी मेहनत करते हुए दिखाई देने के लिए, अगर अब थोड़ी देर करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो ये तुरंत वहां अपने आप को थोड़ा सक्रिय करने की जरूरत है। अभी सोशल मीडिया पे बीजेपी खासकर बिल्कुल गायब है। आप देखिए कि कांग्रेस के लिए कितने सीनियर और बड़े बड़े लोग बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, ये सब बड़े बड़े पत्रकार होते थे, अभी फुल टाइम ये सब सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। बेस्ट और करें। ये कहने की बात नहीं, फ्री में तो नहीं बैठते होंगे। मैं फ्री मुकेश में कुमार को नहीं। देखता हूँ, वो इतना लिटरली मुझे लगता है कि इन्होंने किराए पे तो नहीं दिया अपने ट्विटर हैंडल। इतने सीनियर पत्रकार है मुकेश कुमार, एक समझदार पत्रकार माने जाते थे डॉक्टर मुकेश कुमार। मैं देखता हूँ कई बार मुझे लगता है इन्होंने किराए पे तो नहीं दे दिया अपना। रविश कुमार कई बार इतनी छिछली बात करते हैं, मुझे तो रविश कुमार है कोई और है ये जो लिख रहा है, उनके नाम का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। आजकल पैरोडी का भी ये ना चक्कर चल रहा है आजकल। तो मैं कई बार चेक करता हूँ कि पैरोडी अकाउंट तो नहीं है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है वो सब इन लोगों के खुद के अकाउंट है, कुछ का कुछ लिखे जा रहे हैं। शर्मिंदगी होती है इनको, इनके बच्चे नहीं देखते होंगे क्या इनका ट्विटर अकाउंट? वही इसी चीज को लगता है कम से कम इतना, और सोचिए कम से कमाल की बात है कि गोदी मीडिया का नैरेटिव वो बनाते हैं जो जीवन भर गोदी में रहे। इनका अतीत देख लीजिए, ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में आदमी घूमता है। ये आदमी जीवन भर जो मतलब चापलूसी करता रहा, जब सत्ता और सरकार में, इसका मालिक क्या करता था ये दुनिया जानती है। और ऐसे लोग नैरेटिव बनाते हैं कि गोदी मीडिया का है। सर इनका अच्छा है कि पिछवाड़ा गोदी बिहार का में आपका ज्यादा अनुभव धंसा है, हुआ है। एक ज्यादा धंसा नॉर्मल हुआ है, आदमी जैसे गोदी में बैठ के जितना धंसता है उसका पिछवाड़ा, इनका उससे ज्यादा धंसा हुआ है उस गोदी में। ज्यादा धंसा हुआ है। ये डूबे हुए हैं अब उस ये गोदी में। अब ये जरूरी इस बात को लेकर के समझने की जरूरत है कि बीजेपी का आईटी सेल इसे कितनी गंभीरता से लेता है। अब मगर वही है कि एक बार कहा जाता है ना कि मतलब जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा पा जाते हैं ना, तो कुछ लोग उस रूप में है, उन्हें हर किसी को लगता है कि भाई यहाँ तो मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट मिलता है और मौज हमारा भी है, हम फोटो में, हर फोटो में हम आ ही रहे हैं, तो लोगों को लग ही रहा है गांव देहात में कि भाई हम जीत ही जाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि लोगों ये को ये लगता है कि हम तो, जो भी वोटर है इनका, वो तो वोट इसलिए देता है कि नेशन के लिए है। लेकिन इस कदर कोई मनीष कश्यप की तरह यदि अपने आप को, भाई वो यदि पिटता है कुछ गुंडे डॉक्टर्स के द्वारा, तो मैसेजिंग तो गलत है। आप किसी के साथ अन्याय होता है और सरकार वहां आपकी है और आपकी सरकार चुप है, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज तो जाता है। और सर वो जो सवाल उठा रहा है ना, गलत नहीं उठा रहा। आजकल जितने जिला अस्पताल है उनमें ना एक बीमारी आ गई, अस्पतालों के अंदर ही बीमारी आ गई है बिहार के अंदर खास तौर पे, कि वो ना किसी भी अगर थोड़ा सा भी केस उनको लगता है कि थोड़ा सा कठिन केस है, तुरंत वो रेफर कर देते हैं। और ये सोचते भी नहीं, और ये रेफर केस लेके लोग पटना पहुंचते हैं तो वहां एडमिशन नहीं मिलता। फिर वो एडमिशन, अपने पेशेंट को लेके एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में वो व्यक्ति घूमता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल यदि लेने से इनकार कर देते हैं। उसकी पीड़ा यदि कोई उठाएगा तो मतलब निश्चित रूप से सपोर्ट पाएगा वो, और लोगों को लगेगा कि हमारी आवाज कोई सुनने वाला तो है। अब इसी उम्मीद में कोई केजरीवाल बन जाएगा, हो सकता है कोई प्रशांत किशोर इसी उम्मीद में केजरीवाल बन जाए। और फिर जिस तरह से दिल्ली की बर्बादी हुई, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा कि इस 15 साल में दिल्ली किस कदर बर्बाद हुआ। आप अहमदाबाद जाइए, आप गुजरात के किसी भी शहर में चले जाइए, और नेशनल, अपने नेशनल कैपिटल से आप
तुलना कर दीजिए, आपको शर्म आ जाएगी कि आपका नेशनल कैपिटल ऐसा है और एक राज्य का चौथे दर्जे 5वें दर्जे का शहर ऐसा है। आप चले जाइए गोरखपुर, आपको पता चल जाएगा कि गोरखपुर क्या और आपका नेशनल कैपिटल किस स्तर तक घिनौना हो गया है। आज जब उसमें एक परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है तो केजरीवाल के कुछ उठाईगीर पत्रकार उस बुलडोजर ब्रेक पर, जबकि वो अदालत के ऑर्डर पे सब कुछ हो रहा है, तो समझिए कि नेशनल कैपिटल को कैसे तबाह किया गया। तो सही बात है, हम अपने बिहार में देखते, मुझे तो कई बाहर के लोग कहते हैं भाई तुम्हारा तो पटना भी मनीष हमारे 5वें दर्जे के 10वें दर्जे के शहर लायक नहीं है। तो बिल्कुल ये सही बात है। और यदि कुछ बिहारी जिनको लगता है कि भैया उसी जातिवाद के नशे में है, यदि बाहर देख लेते, कम दुर्भाग्य बिहार का ये आशीष कि हम जैसे लोग बिहार से बाहर आए तो अपना वोट भी इधर इधर ले आए। हम वोट दे भी नहीं सकते क्योंकि स्थिति इस कदर हो चुकी है, जो वहां है उन्होंने देखा नहीं कि बाहर कितना कुछ बदल चुका है, बिहार कितना पीछे रह चुका है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर संभवतः उसी का फायदा उठाएंगे जो फायदा केजरीवाल ने उठाया, और फिर ऐसा मुझे लगता है कि फिर बिहार इतना पीछे चला जाएगा, बहुत लोगों को लगता है कि परिवर्तन होएगा, प्रशांत ऐसा कर देंगे, जो केजरीवाल से भी लोग उम्मीद लगाए हुए थे। आपने इसको जमीन पर नहीं सर, महसूस मैं किया है। फिर कहता हूँ कि किसी भी निर्णय पे पहुंचने में जल्दबाजी मत करिए। मैं फिर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है ये, लोग इंतजार में हैं और लोग दोनों हाथ खोल के उनका स्वागत करने को तैयार हैं। बस भाजपा ने वो जिस चादर के पीछे छुपी हुई है उस चादर से बाहर निकले और लोगों से जाके मिले, लोगों के बीच में पहुंचे, वो नहीं हो पा रहा है। और प्रशांत की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रशांत के पास चुनौतियां कम नहीं है इस वक्त। आप प्रशांत के लिए रास्ता आसान नहीं है। अभी पुष्पम प्रिया जी को अभी भूले नहीं होंगे बिहार के लोग, वो भी आई थी और मैं उनको पूरी गंभीरता से लेता हूँ। उनके पास एक अच्छी सोच थी, विजन के साथ आई थी, लेकिन राजनीति में सिर्फ विजन से बात बनती नहीं है सर। नहीं आज तक बनती क्या है। था, प्रशांत के पास क्या था, प्रशांत के पास विजन है, वो अच्छी सोच के साथ आए हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं, लेकिन बिल्कुल। एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं ना जमीन पर, वो आप दूसरे देश से तो लेके आएंगे नहीं ना, वो तो बिहार के लोग ही होंगे। उसमें उन लोगों को चुनना, और क्या है बिहार के लोगों की सोच में मतलब अभी ठीक है, अभी तो मैं भी बचूंगा इस शब्द को कहने में, लेकिन वो थोड़ी परेशानी तो आई है। और अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता है कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी में क्या हुआ है बिहार के अंदर, ऐसा नहीं है लाभ नहीं मिला है। और हर विधायक, ये मुझे कई ठेकेदारों से बात करके मैं बता रहा हूँ आपको कि ठेकेदार कह रहे हैं कि हम कैसे अच्छा काम करें, हमें बहुत बड़ा हिस्सा कमीशन में देना पड़ता है। और ठेकेदार जो होते हैं वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। इन लोगों ने, जो नेता है वहां पे, उन्होंने अपनी कंपनी बना ली है किसी किसी के नाम पे। तो वो जो टेंडर होता है, खुद ही अपने हाथ से दूसरी कंपनी को वो टेंडर देते हैं और बड़ा कमीशन रख लेते हैं। फिर वो बैक टू बैक किसी कंपनी के पास जाता है, तो वो आदमी जब उसको पैसा ही कम मिलेगा, वो कैसे अच्छा काम दे पाएगा आपको। तो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अभी बिहार पे तो ऐसी स्थिति है सर कि हम ना 3 दिन 4 दिन और पूरे सप्ताह भी बात करें तो बातचीत कम पड़ जाएगी। लेकिन चलिए, इन इस पे सब के बावजूद करेंगे बात। लालू परिवार को लेकर बिहार की राजनीति को आपने जो जमीन पर समझा, अलग हिस्से से भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी लंबे समय तक बिहार का चुनाव है, तब तक हम लोग। बात बहुत जरूरी है कहना कि बिहार में बदलाव आएगा और जल्दी आएगा। अगला 10 साल बिहार का है, क्योंकि बिहार के पास अब विकल्प नहीं है बदलने के सिवा। विकल्प आप बदलने के से बिल्कुल 10 बिहार के साल पास में कोई बड़ा विकल्प नहीं बदलाव आएगा बदलने के। बिहार के अंदर। बिल्कुल अब बिल्कुल। विकल्प नहीं है सर चलिए, बिहार के पास। चलिए हम सब उसी का इंतजार करते हैं। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर।